स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना निषेचन है, यानी हमने जो इससे पहले हमने 2 लेसन पढ़े हैं, वैसे 3 हमने लेसन पढ़ लिए। एक में इंट्रोडक्शन था सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद में जो लेसन पढ़े थे हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने 2 लेसन स्टडी की है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है और एक oogenesis पढ़ा है। यानी गैमेटोजेनेसिस, इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक पढ़ा है हमने oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और oogenesis के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम स्टेप पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ये थी शुक्राणुजनन और ये थी अंडजनन। इसमें अंडाणु का निर्माण होगा और इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। अब अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं? ये एन होते हैं। ये क्या होते हैं? एन। और ये भी क्या होता है? एन। ठीक है। अतः अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी किसी भी जीव के निर्माण की, फर्स्ट स्टेप की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की जो प्रथम स्टेप थी वो थी अपने पास में युग्मक जनन। और युग्मक जनन में हमने पढ़ लिया था शुक्राणु जनन और अंड जनन, जिसके द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अतः निषेचन वह महत्वपूर्ण क्रिया है, निषेचन वह महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। नर एवं मादा युग्मकों का संगलन होता है। संगलन का मतलब है मिलना, मिक्स हो जाना, फ्यूजन होना, यानी इसके और इसका मिल जाना। जैसे एन और एन मिल गए, जैसे ये स्पर्म है, ये भी एन है, और ये अंडाणु है, ये एन है। नर और मादा युग्मकों का संगलन होना एवं अगुणित केंद्रक परस्पर मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। 2n जायगोट इसे बोलते हैं, जायगोट। इसे हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। इसका फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं नर युग्मक यानी स्पर्म, मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों के संगलन जिसमें अगुणित केंद्रक परस्पर मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, निषेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखो निषेचन की क्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। निषेचन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक तो होता सक्रियण। पहला क्या है? सक्रियण। ठीक है। सक्रियण में क्या होता है? देखो, सक्रियण में अंडाणु का प्रवेश, यानी इस अंडाणु में जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है निषेचन क्रिया के दौरान, जैसे ही इस अंडाणु में, ये एन अंडाणु है और ये शुक्राणु है, जैसे ही ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली ही ये क्या करता है? अंदर प्रवेश
करते ही इस अंडाणु के अंदर कई क्रियाओं को एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। जैसे कोशिका द्रव्य के अंदर, इसके कोशिका द्रव्य में जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, उसको वो चेंज कर देता है। तो सक्रियण हो गया अंडाणु का। दूसरा होता है सम्मिश्रण, उभय मिश्रण। दूसरी कौन सी क्रिया होती है? उभय मिश्रण की क्रिया। उभय मिश्रण, इसे बोलते हैं एंटीमिक्सिस। एंटीमिक्सिस इसे क्या बोलते हैं? एंटीमिक्सिस। ठीक है ना। और एंटीमिक्सिस की क्रिया क्या होती है? नर व मादा प्राकेंद्रकों, नर एवं मादा प्राकेंद्रकों के संगलन को उभय मिश्रण कहते हैं। उभय मिश्रण कहते हैं। कई बार एग्जाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसे पुटअप कर लिया गया है 1 नंबर का, कि उभय मिश्रण क्या होता है? नर और मादा प्राकेंद्रक, नर और मादा प्राकेंद्रकों के संगलन को, यानी नर और मादा के जो प्राकेंद्रक होते हैं उनके एक दूसरे में मिक्स हो जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उभय मिश्रण की क्रिया विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मकों के अगुणित केंद्रकों के मिलने से, सम्मिश्रण होने से, संगलन होने से एक द्विगुणित जायगोट के फॉर्मेशन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के अंदर 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। पहला है सक्रियण, अर्थात जैसे ही अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली अंडाणु के कोशिका द्रव्य एक्टिवेट हो जाता है, कई प्रकार की क्रियाएं सक्रिय हो जाती है। जैसे क्या नाम है? उपापचय क्रियाओं का बढ़ना। दूसरा है उभय मिश्रण। उभय मिश्रण में क्या होता है? नर और मादा जो प्राकेंद्रक होते हैं उनके संगलन की क्रिया को क्या बोलते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स आती हैं, यानी हम फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले नीड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है? मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इनके बिना फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। देखिए, निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, सबसे पहला है तरल माध्यम। देखो, फर्टिलाइजेशन भले ही एक्सटर्नल हो या इंटरनल, आंतरिक निषेचन हो या बाहरी निषेचन, उसमें एक लिक्विड माध्यम की आवश्यकता होती है, तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अंडाणु होता है ये अगतिशील होता है, अगतिशील, जबकि जो शुक्राणु होता है, हम शुक्राणु की बात करते हैं तो ये शुक्राणु गतिशील होता है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने के लिए एक
माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो क्या होता है? तरल माध्यम। क्या होता है? तरल माध्यम। ठीक है ना? तरल माध्यम की आवश्यकता। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहरी निषेचन, यानी अंडाणु और शुक्राणु बाहर त्याग दिए जाते हैं, शुक्राणु तैरकर अंडाणु के पास पहुंचता है, अतः एक्सटर्नल इसे बोलते हैं बाहरी निषेचन। और बाहरी निषेचन के अंदर जो माध्यम होता है वो होता है जल। क्या होता है? जल। अतः यह आवश्यक है, अगर बाहरी निषेचन हो रहा है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब जल कौन से भी हो सकता है, समुद्री जल हो सकता है और नदी का जल भी हो सकता है, फ्रेश वाटर और मेराइन, इसे बोलते हैं मेराइन वाटर, और ये होता है फ्रेश वाटर। कुछ जीवों में फर्टिलाइजेशन समुद्र में होता है, तो कुछ जीवों में नदी तालाब के अंदर शुद्ध पानी के अंदर होता है। ठीक है ना? तो अगर बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है तो माध्यम क्या होगा? जल। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, अंडाणु किसी भी जीव ने यहां पर त्याग दिए, ये एम है, और शुक्राणु यहां पर त्याग दिए गए, तो यहां पर ये पानी है, तो ये पानी में तैरकर यहां पर पहुंच जाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो ये कभी भी अंडाणु से मिल नहीं पाएगा। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, अतः किसी भी तरल माध्यम का होना आवश्यक है। बिना तरल माध्यम के शुक्राणु अंडाणु तक गति करके नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो बाहरी निषेचन हो रहा है, तो बाहरी निषेचन में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। अगर बॉडी के अंदर निषेचन हो रहा है, अगर बॉडी के अंदर निषेचन हो रहा है, जिसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आंतरिक निषेचन। जैसे हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कौन सा निषेचन हो रहा है? आंतरिक निषेचन से बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। और उसमें जो माध्यम होगा वो होगा दैहिक द्रव्य, बॉडी फ्लूइड। समझ गए ना? जैसे मनुष्य के अंदर यूट्रस होता है, उस यूट्रस के अंदर, उस यूट्रस में जो फ्लूइड होता है, इस यूट्रस के अंदर फ्लूइड होता है, उसी फ्लूइड के माध्यम से ये यहाँ पर जो स्पर्म इजैकुलेट किए जाते हैं, यहाँ पर डाले जाते हैं, वो उसी फ्लूइड के माध्यम से फैलोपियन के अंदर गति करता है। अगर वो बॉडी फ्लूइड नहीं होगा तो वो गति नहीं कर पाएगा। अतः जिन जीवों के अंदर आंतरिक निषेचन की क्रिया विधि होती है, उनके अंदर दैहिक द्रव्य माध्यम का कार्य करता है। फिर आता है अपने पहली आवश्यकता, तो यह है माध्यम की आवश्यकता। ठीक है? ये शर्त है, समान फर्टिलाइजेशन की शर्त होती है। ठीक है? अब दूसरी आती है युग्मकों का जीवन काल बहुत छोटा होता है। समझ गए ना? यानी युग्मकों का जीवन काल बहुत छोटा होता है। कुछ युग्मक तो यानी कुछ मिनट में, कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अतः अगर युग्मक का जीवन काल अगर कम है, जैसे ये समुद्र है, यहां पर अंडाणु दे दिए गए, एंड इसे बोलते हैं अंडाणु, और यहां पर मेल ने यहां पर स्पर्म त्याग दिया।
यह है स्पर्म। ठीक है, तो मान लो इसकी जीवन काल 2 मिनट का है, 2 मिनट का, और इसको यहां पर पहुंचने में, इसके पास पहुंचने में 10 मिनट लगती है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में कितने मिनट लगती है? 10 मिनट। जबकि शुक्राणु का जीवन काल कितना है? 2 मिनट का। तो यहां पर पहुंचेगा नहीं, यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। इससे बचने के लिए निषेचन की क्रिया के दौरान शुक्राणु जितना हो सके इस अंडाणु के आसपास में ही दिए जाने चाहिए। यह शर्त है, यह आवश्यकता है एक तरह से, जिससे जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही शुक्राणु अंडाणु को भेदित करके निषेचन की क्रिया पूर्ण कर सके। ठीक है, तो ये भी एक आवश्यकता है कि शुक्राणु अंडाणु के जस्ट पास में ही दिए जाए, आसपास में ही दिए जाए। ज्यादा दूरी पर शुक्राणु का और अंडाणु को एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर विसर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मनुष्य के स्पर्म की, मनुष्य का स्पर्म, वो मनुष्य का जो स्पर्म होता है उसका जीवन काल 24 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। इसीलिए शुक्राणुओं को डायरेक्ट यूट्रस के अंदर भेजा जाता है, जिससे वो दैहिक द्रव्य की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में जाकर वहां पर उपस्थित अंडाणु को वो फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी दूसरी जो आवश्यकता थी। तीसरी शर्त है, यानी आवश्यकता है, देखो निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शुक्राणुओं की संख्या, निषेचन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस अंडाणु को शुक्राणु फर्टिलाइज ही करे। अतः शुक्राणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? शुक्राणुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शुक्राणु छोटे होते हैं अंडाणु की तुलना में। ये अंडाणु है, शुक्राणु अंडाणु की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अतः शुक्राणु गतिशील होते हैं। अगर मान लीजिए पानी में अगर शुक्राणु दिए जा रहे हैं, देखिए इसको एक तरीके से प्रैक्टिकली सोचिए। मान लीजिए ये पानी है, समुद्र है, ये शुक्राणु यहाँ पर त्यागे जा रहे हैं। पानी का बहाव इधर है, ये स्विमिंग कर रहे हैं और पानी का बहाव भी इधर है। इसे इस अंडाणु को भेदित करना है, एक शुक्राणु एक अंडाणु को भेदित कर सकता है। अब क्या होगा? तुरंत जैसे हो सकता है कुछ स्पर्म तो इधर चले जाए, हो सकता है कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे, कुछ इसके पास में से निकल जाए, कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उनकी क्षमता समाप्त हो सकती है। अगर जितने ज्यादा स्पर्म दिए जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी प्रायिकता बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी कि हम उसको फर्टिलाइज कर सकें। एक तो यहाँ पर 5 स्पर्म ही त्यागे जाएंगे, 5 स्पर्म की कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है सारे के सारे साइडों से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर 100 स्पर्म दिए जाएंगे तो एक ना एक स्पर्म डायरेक्ट आकर इसको पेनिट्रेट करके इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्राणु की जितनी ज्यादा संख्या अधिक होगी उतनी ही फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिक होगी। ठीक है, फिर है 34 आवश्यकता। 4 नंबर की है कि अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, यानी अंडाणु जितना अधिक
बड़ा होगा साइज के अंदर, उतना ही उसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई एक स्पर्म तो इससे टकराएगा, उसके चिपकेगा, उसकी जो बाहर वाली लेयर उसको छिद्रित करेगा और अंदर आकर प्रवेश करेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होगी। अगर शुक्राणु अंडाणु ही छोटा है तो यहाँ से उसकी संभावना, फर्टिलाइजेशन की संभावना न के बराबर होती है। अतः अंडाणु जितना बड़ा होगा उतनी ही संभावना अधिक होगी। ये तो हो गई यानी निषेचन की क्रिया के लिए आवश्यकता है। पहले मैंने आपको बता दी तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई माध्यम होगा। अगर बाहरी निषेचन हो रहा है तो जल होगा, आंतरिक निषेचन हो रहा है तो दैहिक द्रव्य होगा। दूसरी चीज, युग्मकों का जीवन काल बहुत कम होता है, अतः युग्मकों को जितना हो सके एक दूसरे के पास में ही विसर्जित किए जाने चाहिए, जिससे निषेचन की संभावना बनी रहे। तीसरा है, शुक्राणु की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि देखो शुक्राणु गतिशील होते हैं, उनके मार्ग में भटकने की संभावना ज्यादा होती है। अतः इस चीज से बचने के लिए उनकी संख्या अधिक से अधिक दी जानी चाहिए, जिनमें से कम एक शुक्राणु तो अंडाणु के पास में अच्छी तरह कॉम्बिनेशन कर सके। चौथी शर्त है, अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, जिससे शुक्राणु की यानी अंडाणु अच्छी तरह वो फर्टिलाइज हो सके। ये हो गया आपका यानी निषेचन की आवश्यकता है। उसके बाद में आती है अब हम पढ़ते हैं निषेचन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कुछ पद हैं जिनके द्वारा निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। देखो, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया विधि जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 5 स्टेप में पूर्ण होती है। कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप में। पहली है फर्स्ट स्टेप, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना प्रथम पद है ये। दूसरा सेकेंड स्टेप है युग्मकों का संपर्क, दूसरी स्टेप क्या है? युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। थर्ड स्टेप जो है, इसके बाद की जो स्टेप है एक्ट्रोसोम क्रिया एवं भेदन। एक्ट्रोसोम क्रिया एवं भेदन। चौथी स्टेप है अंडाणु का सक्रियण, अंडाणु का सक्रियण। और पांचवी जो स्टेप है वो है युग्मकों के प्राकेंद्रकों का संगलन
और इन पांचों स्टेप के अंदर स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलकर एक 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से मिक्स होकर सम्मिलित होकर 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हम प्रत्येक स्टेप के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, समझ गए ना? तो हम जैसे शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, तरल माध्यम में स्विमिंग क्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा। युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में संपर्क करेगा, एक समय में एक ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर जाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बाइंड होगा। जैसे काफी सारे शुक्राणु आ रहे हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही शुक्राणु, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। ऐसे नहीं है कि काफी सारे शुक्राणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अतः अंडाणु के अंदर सिर्फ एक ही शुक्राणु आकर बाइंड होगा और एक ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। तीसरी इसकी भी निषेचन क्षमता, कुछ जीवों के अंदर जो स्पर्म होता है वो स्पर्म सीमन इजुकुलेट के बाद भी, यानी सीमन को विसर्जित करने के बाद, उससे पहले विसर्जित करने से पहले वो एक्टिव नहीं रहता। जब वो देहिक यानी शरीर के अंदर त्यागा जाता है, जैसे यूट्रस में त्याग दिया गया, तो यूट्रस के द्वारा कुछ फ्लूइड जैसे ही स्पर्म के टच होता है तो ऑटोमेटिकली स्पर्म में गति आ जाती है, जिसे बोलते हैं निषेचन क्षमता। फिर आता है एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। यहाँ पर बाइंड होने के बाद में एक्रोसोम स्पर्म के ऊपर, मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर में बताया था कि एक्रोसोम स्पर्म के ऊपर ये एक्रोसोमल कैप होती है। ये एक्रोसोमल कैप किस प्रकार से इसकी दीवार को भेदित करता है उसको हम पढ़ेंगे किसमें, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। फिर आता है अंडाणु का सक्रियण। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके कॉर्टेक्स रीजन के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, अंडाणु का आंतरिक भाग एक्टिवेट हो जाता है और किस प्रकार से वो अपनी क्रिया करता है, किस प्रकार से निषेचन कला का निर्माण करेगा, किस प्रकार से कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। ठीक है ना? उसके बाद में जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर पूर्ण रूप से अपने केंद्र को त्याग देगा तो वहां पर वो अपने एक भेदन पथ की तरफ प्रवेश करके प्राग केंद्र के अंदर नर प्राग केंद्र में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अंडाणु का केंद्र भी निषेचन पथ पर गमन करके अपने में बदलाव करके निषेचन वाले स्थान पर पहुंचता है। अतः नर प्राग केंद्र और मादा प्राग केंद्र दोनों मिलकर एक 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उभय मिश्रण। लास्ट वाले पॉइंट क्या है? उभय मिश्रण। नर प्राग केंद्रक और मादा प्राग केंद्रकों के मिलने को, संगलन की क्रिया को उभय मिश्रण की क्रिया विधि कहते हैं। और उभय मिश्रण की क्रिया विधि निषेचन की अंतिम पॉइंट होता है, अंतिम स्टेप होती है। ठीक है ना? तो हम तुम्हारा जो क्लास लेंगे उसके अंदर एक एक स्टेप के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।